नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की। वो यूएन की जनरल असेंबली, क्वाड और कुछ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता वो करेंगे। वो चाहे जापान के पीएम हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के पीएम हो, या फिर बाइडेन के साथ में हो। कुछ महत्वपूर्ण इश्यू हैं और भारत में निवेश कर सकें ऐसे बड़ी कंपनियों के 5 सीईओज के साथ भी उनकी मीटिंग हुई है। उसके भी कुछ ये कहूं कि इन फ्यूचर कुछ अच्छे परिणाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि भारत के प्रति लोगों की एक सॉफ्ट कॉर्नर इस नाते है कि व्यवस्थाओं को लेके हो या फिर हालात जो है उसमें बेहतर भारत अच्छा एक व्यापारिक सहयोगी बन सकता है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के, और मैं कहूंगा कि ग्लोबलाइजेशन के बाद में एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है ये। आप अगर किसी से बात करते हैं, किसी सीईओ के पास में जाते हैं, आप उनके कंपनियों के जो हेड्स हैं उनसे बात करते हैं, निवेश के लिए उन्हें आमंत्रित करते हैं, मेक इन इंडिया में अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसी तरह से बात करनी होगी। और मुझे लगता है इसका प्लेटफॉर्म पहले से तैयार किया जाता है। ये एक बड़े स्तर पे या कहें कि फाइनलाइज करने के लिए वो बैठ के होती हैं। तो चलिए, प्रोफेसर करोड़ी सिंह जी हमारे साथ में लगातार अमेरिका दौरे पर जब भी हम चर्चा कर रहे हैं हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ डॉक्टर कपिल आनंद जी हमारे साथ जुड़े हैं जो विदेश नीतियों के जानकार हैं। प्रोफेसर साहब, सिंह साहब, आपके पास आना चाहूंगा मैं एक बार। अगर हम बात करें, देखिए बाइडेन के साथ जो चर्चा होगी उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन कोविड के दरमियान विश्व की परिस्थितियां बदली हैं और तालिबान की घटना के बाद में मुझे लगता है कि दुनिया की सोच भी बदलनी चाहिए। तो ये दोनों पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। और एक जो बिंदु है निवेश का, मैं निवेश को लेकर बात करना चाहूंगा कि 5 बड़ी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात हुई है। 2 भारत मूल के सीईओ भी उनमें से रहे। तो क्या लगता है कि कोविड के बाद चल ही रहा है, कोविड के दरमियान ही ये बैठक 2 कदम आगे बढ़ सकते हैं उस दिशा में जिसके हमें एक अपेक्षा है, जिसके हम सोच लेकर आगे चल रहे हैं। अच्छा सर, म्यूट है आपके यहाँ से, म्यूट है सर। यस योगेंद्र जी, जैसा आपने बताया कि 5 सीईओ से मिले हैं और उसमें आपने बताया कि 2 भारतीय मूल के हैं, तो ये मूल का होना एक भावनात्मक इश्यू हो सकता है। जब आर्थिक निर्णय होते हैं उसमें ये चीजें बिल्कुल काम नहीं करती, तो उनका कोई ज्यादा मीनिंग नहीं होता है। और वो अब अमेरिकन सिटीजन हैं तो भारत को ओरिजिन का होना कोई ज्यादा मीनिंग नहीं रखेगा। तो उसमें अगर उनको भारत में प्रॉफिट लगेगा, भारत में मार्केट है, भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए आएंगे। और इसके लिए भारत भी ये चाहता है कि अगर वो आए तो अमेरिका भी अपना मार्केट भारत के लिए खोल दे पूरा का पूरा। तो इसमें हो सकता है फ्री ट्रेड के एग्रीमेंट की तरफ हम कुछ बढ़े आगे, ऐसी कोई बातचीत होती है तो हो सकता है। दूसरा, पेंडेमिक को लेके, कोविड के बाद में पूरी दुनिया इससे परेशान है, तो उसको लेके भारत ने G20 में भी एक प्रस्ताव रखा था कि पेटेंट वेवरिंग होना चाहिए साउथ अफ्रीका भारत ने। हो सकता है उसको लेके बातचीत होगी, पेटेंट वेवरिंग होगा तो जो गरीब देश हैं उनको आसानी से मिलेगा और भारत जैसे देश हैं वो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करके दूसरे देशों को सप्लाई कर सकते हैं। ये हो सकता है। तीसरा महत्वपूर्ण है वो सुरक्षा से संबंधित है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री विशेष रूप से हमारे सुरक्षा सलाहकार और विदेश मंत्री को लेके गए हैं। उसमें मुझे बहुत से इफ्स एंड बट्स इसलिए लग रहे हैं कि ओकस किया तो भारत को बिल्कुल कंसल्ट नहीं किया। जैसे ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर समझौता किया न्यूक्लियर सबमरीन को लेके, तो भारत से बातचीत नहीं की है। तो भारत एक चीज चाहता है कि जो क्वेड है, और क्वेड को लेके द्विपक्षीय बात सभी से भारत की हो चुकी है। क्वेड के जितने मेंबर्स हैं, जो समिट होगी उससे पहले बाइडेन से भी बातचीत हो जाएगी। तो भारत का दृष्टिकोण ये लग रहा है कि भारत ये चाहता है कि क्वेड है वो भारत के आर्थिक विकास का, तकनीकी संवर्धन का साधन बने। अमेरिका ये चाहता है कि वो सैनिक गठबंधन का पार्ट बने और अमेरिका के सैनिक और सामरिक उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति करे। अगर भारत अमेरिका की तरफ जाता है और सैनिक और सामरिक अमेरिका के जो उद्देश्य हैं उनमें अगर जाता है, तो उससे भारत की स्वतंत्रता से लेकर आज तक जो नीति रही है, किसी भी सैनिक गठबंधन में सम्मिलित नहीं होना है,
हम यूएनओ के तहत शांति सेनाएं भारत ने भेजी हैं, विश्व शांति की भारत बात करता है, लेकिन किसी सैनिक गठबंधन में सम्मिलित नहीं हुआ है, उससे शांति स्थापित नहीं हो सकती। ये भारत का दृष्टिकोण है शुरू से ही। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा अगर सैनिक गठबंधन की तरफ कुछ आगे कदम बढ़ाया जाता है। तो अमेरिका का जहां तक सवाल है, अमेरिका को उसके अलाई हैं यूरोप के, वो भी बिलीव नहीं कर रहे हैं। अभी इसी महीने के पहले सप्ताह में यूरोपियन कंट्रीज के सुरक्षा रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई और उन्होंने ये तय किया कि हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बिल्कुल नहीं है। अमेरिका चाहे जैसे निर्णय ले लेता है अफगानिस्तान को लेकर विशेष रूप से, तो उन्होंने कहा कि हमें हमारी रैपिड एक्शन फोर्स तैयार करनी चाहिए, जो यूरोपियन काउंसिल में जाएगा, पास होता है नहीं होता, लेकिन रक्षा मंत्रियों ने यह निर्णय ले लिया है कि यूरोप अपनी रैपिड एक्शन फोर्स तैयार रखे जिससे इमरजेंसी में काम आ सके। तो अमेरिका जिस तरीके का व्यवहार कर रहा है अपने ही अलाइज के साथ, और जैसे उन्होंने ये फोकस किया है अपने ही मित्र फ्रांस के साथ, जिस तरह का व्यवहार किया है, फ्रांस को अपने एम्बेसडर वापस बुलाने पड़े, फिर उसको थोड़ा लिपापोती किया, कुछ समझाने का प्रयास किया। तो ये आज की बात नहीं है। फ्रांस ने ट्रंप के टाइम पे भी ये कह दिया था कि फ्रांस पे ज्यादा दबाव अमेरिका नहीं डाले। फ्रांस अमेरिका का अलाई है, लेकिन वैसा स्टेट नहीं है, अमेरिका का गुलाम नहीं है। ये फ्रांस के राष्ट्रपति ने खुल के कह दिया था। तो अमेरिका के भी दिमाग में यह है कि हर देश अपना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखना चाहता है, और उस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में भारत किस तरह से फिट बैठेगा अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अगर सैनिक गठबंधन की तरफ बढ़ते हैं तो अमेरिका बहुत दूर है, नुकसान होगा भारत, जापान या ऑस्ट्रेलिया का भी कम होगा, भारत और जापान को नुकसान ज्यादा हो सकता है। तो ये सैनिक गठबंधन होगा, प्रत्यक्ष रूप से चीन इसको मान के चलता है, चीन के विरुद्ध हो रहा है। तो अगर इसी वजह से चाइना ने इसी वजह से अभी जो लेटेस्ट प्रतिक्रिया आई है चाइना की, क्वाड को लेकर के उन्होंने साफ कहा है कि इसका कोई औचित्य नहीं है, बेवजह से रूल किया जा रहा है। मैं वापस से आऊंगा आपके पास में, कपिल आनंद जी के पास में जाना चाहूंगा। कपिल जी, आपके पास आना चाहूंगा। इस दौरे के मायने की अगर हम बात करें, जैसे बिल्कुल एक अच्छी बात कही है कि व्यापार में कभी इमोशंस नहीं चलते हैं। अगर ऑप्शन दो होते हैं तो ये आदमी देखता है कि हाँ बिल्कुल सेम पोजीशन है, तो वहां थोड़े इमोशंस काम आ सकते हैं कि मेरा सॉफ्ट कॉर्नर मेरे देश के प्रति हो सकता है, या फिर थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर भारत के साथ आ सकता है। लेकिन जब ट्रेड प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो वहाँ इमोशंस नहीं चलते हैं, और ये व्यापार का एक कायदा भी कहा जाता है, क्योंकि आप बड़े व्यापार में अगर आप इन्वॉल्व हो रहे हैं तो आप चैरिटी नहीं कर रहे हैं, आप दो पैसे कमाएंगे भी, और दुनिया का कोई भी मुल्क हो इस थ्योरी पर चलता भी। यहाँ लेकिन इस दौरे के मायने लेकर के एक बार मैं जानना चाहूंगा कि हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि चाहे निवेश की बात हो या फिर फॉरेन पॉलिसी की बात हो, कोविड के दरमियान और तालिबान के बाद में जिस तरह की स्थितियां बदली हैं उसको लेके। देखिए योगेंद्र सर, बहुत अच्छा प्रश्न है, और 2-2.5 घंटे बाद में जो है वो भारत के प्रधानमंत्री जी की जो है बाइडेन साहब के साथ में बातचीत होने वाली है, और पूरे विश्व की जो निगाहें हैं वो इस वक्त इसी बातचीत के ऊपर है कि आखिर वो कौन सी मसले होंगे, वो कौन सी बातचीत होगी, वो कौन से विषय होंगे जिनके ऊपर जो है भारत और अमेरिका जो है वो करीब आ सकते हैं, नजदीक आ सकते हैं। क्योंकि ये वो दौर है जो दौर हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखा था। परिस्थितियां वैसी ही उत्पन्न हो रखी हैं। फर्क इतना है कि उस वक्त अमेरिका के सामने सोवियत संघ था, लेकिन इस वक्त अमेरिका के सामने जो है वो चाइना है, और जो चतुर चालाक चाइना है वो उस सोवियत संघ से थोड़ा सा चालाक ज्यादा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, आर्थिक रूप में अगर देखा जाए तो चाइना जो है बहुत बड़ी शक्ति है। तो इस मायने में जो भारत और अमेरिका के बीच में जो बातचीत होने वाली है उसमें मुझे लगता है कि अभी जैसे करोड़ी सिंह सर ने एक बहुत अच्छी बात कही जिसमें इन्होंने सुरक्षा की बात कही, तो मैं यहाँ सुरक्षा की बात को जो है इंक्लूड करूंगा, क्योंकि उसमें मैं थोड़ी सी और बात कहना चाहूंगा। उसमें मेरा जो तर्क है वो ये है कि एकदम से जिस तरीके से अमेरिका ने विड्रॉ किया अफगानिस्तान से, जिस तरीके से वो आए, और उस नाते पूरी दुनिया के अंदर जो है वैश्विक स्तर पे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। लेकिन कोई भी देश जो कुछ करता है, चाहे वो अमेरिका कर रहा है, चाहे वो चाइना कर रहा है, चाहे वो भारत करेगा, चाहे वो अफगानिस्तान करेगा, चाहे पाकिस्तान करेगा, चाहे दुनिया का कोई भी देश कुछ भी करता है, वो उसके देश के राष्ट्रीय हित होते हैं, और
उसकी विदेश नीति उस राष्ट्रीय हित को पूर्ण करने का कार्य करती है। और आप देखें कि जो सुरक्षा का जो मसला है, क्योंकि भारत जो है, भारत को सुरक्षा की दृष्टि से जो अफगानिस्तान का जो मसला हुआ है, हमें बहुत सी हमारी कश्मीर को लेकर बहुत सी जो है सुरक्षात्मक चिंताएं हैं, तो उस पर हमारी जो है एक बातचीत मुझे लगता है संभावित है कि वो पॉसिबिलिटी है कि उस पर बहुत अच्छी तरीके से बात होनी चाहिए। दूसरा जो मसला है डेवलपमेंट का है, पूरी दुनिया जानती है और पूरी दुनिया पिछले 2 साल से जो है इस कोविड की महामारी के दौर से गुजर रही है और पूरी दुनिया जो है बहुत से आर्थिक लॉसों से भी जो है, जनजीवन का लॉस तो हुआ है, लेकिन जो आर्थिक जो प्रगति जो जिस दौर तक जानी चाहिए थी उस दौर तक नहीं पहुंच पाई है, तो उस दौर तक किस तरीके से पहुंचेगी, क्योंकि बहुत सारे भारतीय जो है वो अमेरिका में भी रहते हैं और हमारे भारत को उनकी भी चिंता है। तो भारत और अमेरिका मिलकर जो है इस डेवलपमेंट को, इस विकास के रथ को किस तरीके से आगे लेके जाएंगे, उस पर भी बातचीत हो सकती है। मुझे लगता है डिप्लोमेसी की भी, मुझे लगता है कि डिप्लोमेसी पे भी बात होगी, राजनीतिक तौर पे बात होगी। जलवायु परिवर्तन का जो मसला है, जिस पे पूरी दुनिया, भारत और अमेरिका पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं, इसको भी जो है अपने विषय के अंदर संभावित तौर पे शामिल किया जाएगा। मुझे लगता है कि एक वैक्सीनेशन का जो चल रहा है, किस तरीके से भारत की, जो अभी आपने 2-3 दिन पहले देखा ही है कि किस तरीके से भारत की जो वैक्सीन जो कोविशील्ड है उसको किस तरीके से जो है इंग्लैंड के अंदर मान्यता नहीं मिल पा रही थी और एकदम से जो है भारत के दबाव के बाद में वहां के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, इसको हम जो है स्वीकार करते हैं। तो वैक्सीनेशन किस तरीके से, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो भारत है वो पूरी दुनिया के अंदर जो है ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन को निर्यात करे, तो मैं वापस लौटूंगा आपके पास, विषय पर भी बात होगी। और जो वैश्विक आतंकवाद का जो दौर है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो पूरी दुनिया के जो टेररिस्ट हैं वो अफगानिस्तान को एक अपनी जो है शरण स्थली के रूप में देख रहे हैं, ऐसी शरण स्थली कि जहां पर वो बिल्कुल काबिज हो सकते हैं, जहां से वो दुनिया पर हर तरीके से अटैक कर सकते हैं। वापस आ रहा हूं सर आपके पास, वापस लौटूंगा। मैं करोड़ी सिंह जी के पास में जाना चाहूंगा सिक्योरिटी को लेकर के। सिंह साहब आपके पास आना चाहूंगा। जैसे ही तालिबान ने कब्जा किया काबुल पर, उसके बाद चाइना और पाकिस्तान दोनों ने बहुत जल्दी की, पाकिस्तान ने कहा कि बिल्कुल मान्यता दे देनी चाहिए और स्वागत किया, बहुत सारी बातें। क्या इस स्तर पर, इस प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान और चाइना को आइसोलेट किया जा सकता है, खासकर आतंक को लेकर, या फिर कहें कि अमेरिका की खुद की अपनी पॉलिसी आतंक को लेकर के क्लियर नहीं है? तालिबान को जिस तरह से ऐसे वक्त काबिज करा करके वापस लौट गए, तो मकसद कहीं कोई सोल्व हो नहीं पाया। क्यों तो अमेरिकन यहाँ पे आए थे और क्यों चले गए? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जब वर्तमान जो परिस्थिति बनी है तालिबान को लेकर के, चाइना और पाकिस्तान को घेरने की कोशिश करो, अमेरिका खुद इसमें डिफेंस की मूड में आए, ऐसा तो नहीं लग रहा आपको? देखिए योगेंद्र जी, भारत की प्राथमिकता है कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए जी। अमेरिका की प्राथमिकता है कि चीन को आइसोलेट किया जाए, चीन को घेरा जाए जी। तो दोनों देशों की प्राथमिकताएं भिन्न हो जाते हैं। भारत चीन को नंबर 2 पे रखेगा या वो 2 से भी नीचे रखेगा। अमेरिका चीन को नंबर 1 पे रख रहा है। चीन और रशिया को वो राइवल स्टेट मान के चलता है। जहां तक आपने बताया कि पाकिस्तान ने और चीन ने तालिबान के आते ही समर्थन किया, ईरान ने भी किया, टर्की ने भी किया, रशिया ने भी किया, लेकिन इमीडिएटली जब पाकिस्तान का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हुआ, पाकिस्तान के ISI चीफ वहां गए, पाकिस्तान ने हस्तक्षेप किया, तो ईरान भी नाराज हुआ, रशिया भी नाराज हुआ। और रशिया को तो यहाँ तक भय लग रहा है कि ताजिकिस्तान की तरफ से उधर अटैक न कर दे। पंचशीर में जो कुछ हुआ वो रशिया को बिल्कुल पसंद नहीं आया और इसीलिए रशिया ने एक समूह बना रखा है, नेटो की तरह का छोटा सा समूह है, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उसमें बेलारूस, आर्मेनिया, ये कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये रशिया की लीडरशिप है, ज्यादा बड़ा नहीं है। उसके शंघाई कोऑपरेशन के साथ मीटिंग हुई थी 16-17 को, शंघाई कोऑपरेशन की 17 को थी। वहां पुतिन ने ब्रिक्स में शंघाई कोऑपरेशन में बार बार आतंकवाद की बात उठाई है और अफगानिस्तान की तरफ से आतंकवाद हो सकता है जो सेंट्रल एशिया होते हुए रशिया को प्रभावित कर सकता है। तो रशिया एकदम से दूर हो गया, चाइना भी पीछे हट गया है। पाकिस्तान ने भी, फिर पाकिस्तान की ज्यादा आलोचना हुई तो वो 5-6 देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग बुलाई, अपना स्पष्टीकरण दिया। तो आज की स्थिति है कि तालिबान के साथ नहीं है। पाकिस्तान ने फिर भी अभी समर्थन किया, वहां सार्क की मीटिंग होने का था, वो पोस्टपोन करनी पड़ी। पाकिस्तान चाहता था कि अफगानिस्तान को बुलाया जाए,
तालिबान का प्रतिनिधित्व में। ये कहा गया कि अफगानिस्तान की कुर्सी खाली रख ली जाए, तो उस पर भी सहमति नहीं बनी, तो वो सार्क की मीटिंग वहां नहीं हो पाई है। तो पाकिस्तान तो प्रयास करेगा तालिबान के साथ, लेकिन अफगानिस्तान के जो अंदर की स्थिति है वो बहुत भयंकर स्थिति है, अलग अलग है। तो वो पाकिस्तान के खिलाफ जब ISI चीफ वहां पे गए थे, उन्होंने कैंप किया, और एक दिन पहले ही जब पंजशीर में जो घटनाक्रम हुआ उसमें पता लगा कि यहाँ के लड़ाके जो पाकिस्तान के आतंकी है वो भी, और वहाँ के डिफेंस सिस्टम ने भी वहाँ पे एयर स्ट्राइक की तरह वहाँ काम किया। तो उसको लेके जो आप बता रहे हैं कि चाहे रसिया हो चाहे ईरान हो, उन लोगों ने भी नाराजगी जाहिर की कि ये सब उनका इंटरनल मामला था, आप मान्यता दीजिए लेकिन आप उसमें दखल नहीं दे सकते, आप पार्टी बन के वहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें होंगी कि, और यही बड़ी वजह है कि पाकिस्तान को लेकर के अभी अमेरिका अभी भी बेशक कई बार डांट झपाट उन पे प्रतिबंध लगाने की बात करता हो, लेकिन वो क्लियर अभी भी नहीं कर पाया है कि आतंक के दंश को तोड़ने के लिए क्या पाकिस्तान को पूरी तरह से आइसोलेट कर देना चाहिए। भारत की बात में दम है, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन अभी ऐसा निकल करके नहीं आ पा रहा है। कहा कई बार जाता है, ट्रंप के लिए भी कहा जाता है, कई बार इमरान खान को डांट लगा दी, इमरान खान को घेरने की कोशिश की, ये कहा वो कहा, लेकिन अभी कुछ क्लियरिटी है नहीं। और अमेरिका की एक द्विपक्षीय वार्ता की बात होगी, UN के स्तर पर जो चीजें होंगी, चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो, चाहे साइबर क्राइम हो, सुरक्षा हो, आतंकवाद हो, वैश्विक आतंकवाद, तमाम चीजों को लेकर के चर्चा होगी। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि क्या विकसित राष्ट्र उन तमाम एजेंडे पे कायम होते हैं या फिर अपने हित साधने के लिए नए नए संगठन बना पाते हैं। इस दौरे के मायने हैं, निश्चित रूप से क्या चीजें आएंगी ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा, समय कम है। लेकिन एक सवाल मैं कपिल जी आपके पास आना चाहूंगा, मैं बहुत शॉर्ट में चाहूंगा आपसे कि आतंक को लेकर के चर्चा होती है, लेकिन चाहे वो G20 हो, चाहे हो, क्वाड हो, या फिर UN के जनरल असेंबली हो, चर्चाएं बहुत सारी होती हैं, जलवायु परिवर्तन को लेकर के भी होती हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आता है उनका। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन मुझे लगता है कि अब रिजल्ट जरूर आएगा। उसका एक रीजन है सर कि 2001 के अंदर अमेरिका के अंदर जो घटना घटित हुई, उस घटना के बाद में, उससे पहले तक पूरी दुनिया को ये लगता था कि ये जो आतंकवाद है केवल भारत का अपना मसला है, भारत की ये प्रॉब्लम है। लेकिन 2001 के बाद में पूरी दुनिया को ये एहसास हो गया कि ये जो आतंकवाद है ये एक्चुअल में वैश्विक आतंकवाद है, और ऐसा नहीं है। और निश्चित रूप से जो है आने वाले समय के अंदर जिस तरीके से समूह बन रहे हैं और जिस तरीके से अभी हालिया जो घटना घटित हुई है, इन सब पे नजर अगर हम दौड़ाएंगे तो सबका जो ध्यान है वो वैश्विक आतंकवाद के निराकरण की तरफ ही है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जो है सभी राष्ट्र आपस में मिलकर जो है कुछ इस बारे पे कोई एक ठोस जो है निर्णय ले पाएंगे। जी चलिए, समय कम है क्योंकि मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, हम समय समय पर मोदी जी के दौरे को लेकर के चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम बड़ी खबर में आप अतिथियों को सबको रोकना चाहेंगे। निश्चित रूप से जो बाइडेन और मोदी दोनों की मुलाकात पे सबकी निगाहें भी टिकी होंगी और जानना भी चाहेंगे कि क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि कोविड के दरमियान ये दूसरी यात्रा नरेंद्र मोदी की और अमेरिका की पहली यात्रा है, और UN की जनरल असेंबली में जो बातचीत होगी वो उस पर भी सबकी निगाह टिके। लेकिन बस सवाल यही होता है कि इन बैठकों के जो पक्ष आने चाहिए सामने, खासकर UN जैसी जगह पे या फिर ग्रुप्स की जो बैठक होती हैं वो आती नहीं है। विकसित राष्ट्र अपनी थ्योरी चलाते हैं और विकासशील राष्ट्रों को ये चिंता होती है कि शायद इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उनका एजेंडा विकासशील राष्ट्रों पे थोपा जाता है। ये सच्चाई है, लेकिन कोई चारा नहीं है, और ऐसे प्लेटफॉर्म पर अपनी बात उठाने के अलावा और कोई चारा भी नहीं है। कोई मकसद जो होता है वो तभी कामयाब हो पाते हैं लेकिन जब चर्चा भी होती है। खैर, लेकिन चलिए, तालिबान का जो जिक्र कर रहे हैं वो अमेरिका खुद भी डिफेंसिव पोजीशन में है, और तालिबान को लेकर के क्योंकि किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि जब वहां पे अफगानिस्तान में सेना भेजी गई, 20 साल तक उनके जवान, जनहानि, धनहानि, सब तरह से अमेरिका के बहुत सारी चीजों का नुकसान हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी मकसद में कामयाब हो नहीं पाए। बेशक वो चाहे कहने को कुछ भी हो कि एक एजेंडा था, दोहा में समझौता हुआ, तो उसके कारण हमें बैक होना था, लेकिन ये कोई, मैं कहूँ कि कोई रीजन नहीं हो सकता। खैर चलिए, निगाहें हैं जो गड़ा के रखते हैं कि क्या कुछ खास निकल के आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। थैंक यू।
जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।